हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनको आप बहुविकल्पी भी कह सकते हैं। प्रत्येक किताब से मतलब हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी से भी, इकोनॉमिक से भी और सिविक से भी, इनके सारे एमसीक्यू मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। और ये पिछले 7 साल के पेपर से एकत्र करके आ रहे हैं। मतलब ये मान करके आप लोग चलिए कि आपको ढेर सारे क्वेश्चन अब मिलने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आते चले जाएंगे और आप उनको पढ़िए और उनको याद कीजिए, उनको समझिए और पेपर में उनको लिखिएगा। निश्चित रूप से आपको पेपर में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। इसका इंग्लिश वर्जन किधर मिलेगा? ले दिया है? देखिए पहला क्या है क्वेश्चन कि 1845 से 1849 के दौरान आलू अकाल से कौन सा देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। मतलब इतना अकाल हो गया था, आलू का इतना अकाल हो गया था। ये कैसे अंडू लिखा होगा ना? ठीक है, तो आपके सामने आ गया होगा क्वेश्चन कि 1845 से 1849 के दौरान इतना अकाल पड़ गया था, आलू का इतना अकाल पड़ गया था, जिसमें सबसे ज्यादा जो देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ था वो देश आयरलैंड था। और आपको सुन करके ये पता चलेगा बच्चों कि उस समय आलू का इतना अकाल पड़ गया था कि आयरलैंड में 10 लाख लोग, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख लोग आलू के बगैर भूख से मर गए थे। इतना भीषण अकाल पड़ गया था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था कि 1845 से। ये देखिए, ये जो पेपर में लिया हूं ये बोर्ड का प्रश्न पत्र है, जिससे मैं पिछले कई साल के बोर्ड प्रश्न पत्र को तैयार करके ला रहा हूं और आप लोग के सामने सभी एमसीक्यू के आंसर दूंगा। पिछले 5 से 7 साल के प्रश्नों के एमसीक्यू के आंसर मैं आप लोग को दूंगा। उसके बाद इसमें आए शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के भी आंसर रिटन फॉर्म में आपको बोर्ड पर मिलने लगेंगे। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि देखिए क्या है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को काल क्रम के अनुसार, मतलब डेट बाय डेट काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उसका सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। मतलब घटनाओं का काल क्रम आपको बताना है कि ये घटना किस क्रम के अनुसार हुई है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहली घटना है वो डायमंड सूत्र का प्रकाशन है। ये है पहली घटना, नंबर 1 पर है। ये क्या है इसको समझ लीजिए। डायमंड सूत्र का जो है ये जापान की जो है, ये जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक है। ये छपी पुस्तक है और ये छपी थी 868 ईस्वी में, मतलब 868 ईस्वी में ये किताब छपी थी। तो ये घटना सबसे पहले है। ठीक है, इसके बाद दूसरी घटना आती है मार्को पोलो का चीनी, नंबर 2 पे ये घटना आती है। मार्को पोलो का चीन से इटली वापस आना, ये घटना नंबर 2 पर है। इसके बाद 868 ईस्वी के बाद, ये 868 ईस्वी में ये घटना हुई थी और नंबर 2 पर ये घटना घटी थी और ये घटी थी 1295 में। ये घटना 1295 में हुई थी। ठीक है, और इसकी तीसरी घटना है यूहान गुटेनबर्ग। यह है यूहान गुटेनबर्ग द्वारा बाइबिल का प्रकाशन। यूहान ने इस समय
वो बना ली थी, छपाई प्रिंटिंग करने वाली मशीन इसने बना ली थी, यूहान गुटेनबर्ग ने। और सबसे पहले इसने जो किताब छापी थी उसका नाम बाइबिल है। उस बाइबिल की किताब को छापा था इन्होंने। और ये तीसरे नंबर की घटना है और ये हुई थी 1448 ईस्वी में। ये घटना 1448 ईस्वी में हुई थी। ये नंबर 1 पे, नंबर 2 पर, और ये घटना नंबर 3 पर। और बंगाल गजट का प्रकाशन जो हुआ था ये 1780 में हुआ था। ये 1780 में हुआ था। ये नंबर 4 पर घटना है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा विकल्प सही होता है? विकल्प सी सही होता है, नंबर 4। ये विकल्प इसका सही है? नहीं, डी सही है। 2, इसका विकल्प डी सही है। पहले नंबर पर घटना 2 आती है, फिर 4 नंबर की 2 नंबर पर आती है, फिर 3 नंबर की तीसरे पर आती है और फर्स्ट नंबर की चौथे पर आती है। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। और ये चीज आप तब जान सकते हैं कि जब आपने अपनी एसएसटी की पूरी किताब पढ़ी होगी, तब आप ये जान पाएंगे कि ये कालक्रम मतलब घटना अनुसार किस तरीके से सजाया गया है। तो चूंकि मैंने आपकी चारों किताबों का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है, उसके आधार पर ये आंसर आपके सामने निकल करके आ रहे हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि नीचे दो कथनों का अभिकथन ए कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए। इसका जो नीचे 2 कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में अंकित किया गया है, मतलब ए जो है ये स्टेटमेंट है और ये जो है उसका रीजन है। ए स्टेटमेंट है और आर उसका रीजन है। तो आपको बताना है, दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, रीड इट वेरी केयरफुली, और सही को आप में इसको टिक करना है। बोल रहा है कि जोसेफ मस्नी इटली का एक क्रांतिकारी थे। जोसेफ मैथ्सनी इटली के क्रांतिकारी थे। ये बात सही है। ये बात सही है। ये बात सही है। आप जब अपनी इस हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि जोसेफ मैथ्सनी जो है वो इटली का एक क्रांतिकारी था और उसने गुप्त संगठन बनाया था। ये कारण भी बिल्कुल सही है। ये कारण भी बिल्कुल सही है। तो इसके लिए ए वाला जो विकल्प है वो आपका बिल्कुल सही है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। अभिकथन ए, ये विकल्प ए जो है ये आपका बिल्कुल सही है। अभिकथन ए भी सही है और इसका कारण जो बताया गया है आर, वो भी बिल्कुल सही है। मतलब अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है और आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या भी करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जोसेफ मैथ्सनी इटली का क्रांतिकारी था और उसने एक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। ये बात बिल्कुल सही है। मतलब स्टेटमेंट ए सही है और आर जो उसका रीजन है वो इसको बिल्कुल सही बता रहा है, उसकी क्लेरिफिकेशन को सही बता रहा है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, 1932 में पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका सबसे सही ऑप्शन है, पूना एक्ट जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हस्ताक्षरित किया गया था। दोनों लोगों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किया था मिल करके। इसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जब आप एसएसटी की बुक पढ़ेंगे तो इसमें ये प्रॉब्लम हो गई थी कि भीमराव अंबेडकर ने एक दलित एसोसिएशन नामक संगठन बना लिया था और उसमें ये दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने लगे थे, जिसमें महात्मा गांधी का जो विचार था वो ये समझ रहे थे, महात्मा गांधी कि अगर इस तरीके से इनका अलग से निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाएगा तो फिर दलित लोगों को भारतीय समाज में एकीकरण लाने में बहुत समय गुजर जाएगा। और महात्मा गांधी ये चाहते थे कि दलितों को जितनी जल्दी हो सके भारतीय समाज में एकीकृत रूप में उनको समाहित कर दिया जाए, इनको भारतीय समाज से अलग ना समझा जाए। तो इस बात को समझाने में महात्मा गांधी को काफ़ी समय लग गया
भीमराव अम्बेडकर को, और बहुत गहन बात विचार करने के बाद 1932 में पूना एक्ट पर दोनों लोगों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है इसका, ये जो आप फिगर देख रहे हैं यह चित्र किसको निरूपित करता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये आपको अपनी किताब में भी, एसएसटी की बुक में किताब आपको दिख जाएगी। ये किताब जर्मेनिया को निरूपित कर रहा है। ये जर्मेनिया को, मतलब ये एक प्रकार से जब आज़ादी की लड़ाई फ्रांस में चल रही थी, तो जब लड़ाई अंत में एकदम पहुंच गई, मतलब लगा कि अब स्वतंत्रता मिल गई है, और स्वतंत्रता मिल भी गई थी, तो बच्चों होता यह है कि किसी चीज के दो रूप हो सकते हैं, जैसे मूर्त रूप और अमूर्त रूप। मूर्त रूप वो होता है जिसको आप देख सकते हैं, जैसे इस समय आप वीडियो में आप मुझे देख रहे हैं, तो ये मेरा मूर्त रूप है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका मूर्त रूप नहीं होता, अमूर्त रूप होता है, लेकिन उनकी व्याख्या बहुत बड़ी हो जाती है। गेट बंद कर दो बेटा। जैसे आप अमूर्त रूप में इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे लव, आप प्यार तो कहते हैं, लेकिन आपने प्यार के कभी मूर्त रूप को नहीं देखा होगा कि ये होता कैसा है। जैसे ईर्ष्या है ना, जेलेसी, जैसे घृणा, हेट है ना, जैसे अफेक्शन, लगाव, ये सब चीजें जो है आप इनको बोलते तो है, इनका अमूर्त रूप देखते हैं, लेकिन इनके मूर्त रूप इनका कैसा होता है ये देखने में आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा। तो इसी तरह जब भारत की भी स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, तो लोगों को एक जगह कैसे एकत्रित किया जाए, इस तरीके से एक भारत माता का अमूर्त रूप तैयार किया गया। एक मूर्ति, एक कलाकारों ने एक स्त्री के रूप में भारत माता को प्रदर्शित करना शुरू किया, जिसे अमूर्त भारत माता का रूप प्रदान किया गया, जिससे लोगों को लगा कि भारत हमारा देश है। इसी तरह फ्रांस में भी ये एक फ्रांस के राष्ट्र को प्रदर्शित करने के लिए एक रूप दिया गया, जिसे जर्मेनिया के नाम से जानते हैं। तो ये फोटो जर्मेनिया को प्रदर्शित करती है। तो आशा करता हूँ आप लोग को मूर्त रूप और अमूर्त रूप का मतलब समझ में आ गया होगा। इसी तरह हमारे मूर्त रूप में आपने भारत माता की जो तस्वीर देखी है, वो किसी की तस्वीर नहीं है, किसी चीज की तस्वीर नहीं है, लेकिन अपनी कल्पनाओं में लेखकों ने, चित्रकारों ने एक भारत माता का रूप तैयार किया, और आप लोग देखेंगे कि कितने भाव और कितनी मतलब राष्ट्रभक्ति के साथ हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है इसका, 1867 में निम्नलिखित में से किस देश को हैब्सबर्ग शासकों ने स्वायत्तता के द्वारा स्वायत्तता दी गई थी? इसमें से किस? हैब्सबर्ग एक प्रकार के शासक थे। इसको भी जब आप देखिए, अगर आप एसएसटी के क्वेश्चन को इस तरीके से रटने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना करके दे ही रहा हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अपने दिमाग में चला जाए, तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको अपनी पूरी की पूरी एसएसटी की किताब पढ़नी पड़ेगी। पिछले 1 महीने से मैं चारों आपकी एसएसटी की किताब का एक एक लाइन पूरा अध्ययन करके आया हूं, और उसमें से ये सब क्वेश्चन निकल रहे हैं। और इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए फिर हमने बोर्ड्स के पेपर निकाले हैं, और बोर्ड्स के पेपर से ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आ रहा है हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी को स्वायत्तता प्रदान की थी। हैब्सबर्ग के शासकों ने 1867 में हंगरी को स्वायत्तता का मतलब होता है खुद का शासन करने का अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 16वीं शताब्दी के मध्य में निम्नलिखित में से कौन सी घातक बीमारी पुर्तगाल और स्पेन से अमेरिका में फैली थी? अब एक चीज समझ लीजिए कि ये भी जब इतिहास की किताब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जरूरी नहीं है कि किसी देश से लड़ाई लड़ने के लिए आपको हथियार की जरूरत पड़े। कभी कभी बीमारियां भी आपको किसी देश पर शासन चलाने के लिए ताकत प्रदान कर देती हैं। एक समय था 16वीं शताब्दी में, जब अमेरिका में अभी लोगों को
चेचक नाम की बीमारी होती ही नहीं थी। ठीक है, तो उस समय जब पुर्तगाल और स्पेन पहुंचे अमेरिका में उसको अपना उपनिवेश बनाने के लिए, जैसे इंग्लैंड ने, अंग्रेज लोगों ने भारत को अपना उपनिवेश बना रखा था ना, इसी तरह 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल और अपने स्पेन भी अमेरिका पहुंचे थे उसको अपना उपनिवेश बनाने के लिए, मतलब उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए। तो वहां पर अभी अमेरिका के लोगों को चेचक नाम की बीमारी ना मालूम थी, ना किसी को वहां पर हुई थी, लेकिन पुर्तगाल और स्पेन के लोगों को ये बीमारी हो चुकी थी और उसमें उन सैनिकों में उनसे लड़ने की क्षमता प्राप्त हो चुकी थी। तो जब ये सैनिक वहां पर पहुंचे ये लोग, तो वहां पर इनसे अमेरिका के लोगों को ये चेचक की बीमारी हो गई, जिसने बहुत बड़ी तबाही का रूप ले लिया और बहुत सारे अमेरिकी लोग मारे गए और वहां पर पुर्तगाल का अपना वो उपनिवेश तैयार हो गया। तो ये बीमारी थी चेचक। ये कौन सी बीमारी थी? चेचक। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि अब तो चूंकि मॉडर्नाइजेशन युग में ये चीज़ें आ गई हैं, रासायनिक तौर पर चाहे रासायनिक विधि से बीमारियां फैला दी जाती है, छिड़काव कर दिया जाता है और सैनिकों को घायल कर दिया जाता है या बीमार कर दिया जाता है, लेकिन अभी 16वीं शताब्दी में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन पुर्तगाल के और स्पेन के द्वारा अमेरिका में से पुर्तगाल और स्पेन के सैनिकों द्वारा अमेरिका में चेचक रोग पहुंचाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके भूगोल से है। यहां से आपका भूगोल का क्वेश्चन शुरू होता है, मतलब जियोग्राफी। ठीक है, कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग भारत के किस राज्य में किया जाता है? बांस ड्रिप सिंचाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, देखिए इसका ऑप्शन निकल जाए, मेघालय। इसका ऑप्शन मेघालय है, यहां पर ऑप्शन डी सही है इसका। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग जो है भारत के मेघालय राज्य में किया जाता है, मेघालय राज्य में। ठीक है, ठंडा है पानी, नॉर्मल है, थोड़ा पिलाया ठंडा मिक्स करके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए क्वेश्चन है, आएगा पेपर में आपके, इसी तरह बना हुआ था बोर्ड एग्जाम के पेपर में, इस प्रश्न पत्र में इसी तरह बना हुआ है, तो ठीक उसी तरह मैंने आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो देखिए क्या है कि भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी जो है वो किसके बीच में स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा, ठीक है, फार्म की विशालतम पेटी किसके बीच में उपस्थित है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, नागरकोइल से मुद्रई तक। इसका ऑप्शन ए सही है, नागरकोइल से मुद्रई तक। तो इस रिक्त स्थान में आप ये भरेंगे, नागरकोइल से मुद्रे तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से रोपण फसल कौन सी है? रोपण फसल। ठीक है, ये देखिए रोपण फसल की इंग्लिश लिखना हम भूल गए, लेकिन आप रोपण फसल के बारे में जान लीजिए। क्या होता है कि रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, मतलब बहुत बड़े फील्ड में की जाती है, बहुत बड़े खेतों में। इनका आकार जो होता है, खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिक की सहायता से की जाती है, जिसमें बहुत पैसा लगता है और बहुत लेबर लगती है। ठीक है, रोपण कृषि को इंग्लिश में क्या कहते थे? देखो, रोपण कृषि। तो रोपण कृषि के बारे में हम आपको बता रहे हैं बच्चों कि रोपण कृषि जो होती है, जो बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में की जाती है, मतलब बहुत बड़े फील्ड में की जाती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जैसा कि सिद्धार्थ सर हमको बता रहे हैं, इसकी इंग्लिश जो होती है प्लांटेशन। प्लांटेशन सही है सर? एग्रीकल्चर या फार्मिंग सही है सर? प्लांटेशन फार्मिंग या प्लांटेशन एग्रीकल्चर। हाँ, क्वेश्चन है बच्चों की प्लांटेशन एग्रीकल्चर या फार्मिंग क्या होती है?
तो इसके बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को कि ये बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है, इसमें बहुत पैसा लगता है, मतलब बहुत पैसे की आवश्यकता होती है और बहुत ज्यादा लेबर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इससे प्राप्त सारा उत्पादन जो है उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसमें जितना भी उत्पादन होता है ये उद्योग में, मतलब उद्योग को क्या कहेंगे यार, इंडस्ट्री में जो होता है वो रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो रोपण कृषि है वो है रबड़, इसका ऑप्शन रबड़ है। इसमें रबड़ भी आती है और वो भी आ सकती है क्या, चाय, जो बड़े बड़े प्लांटेशन में की जाती है और इसमें बहुत पैसा और बहुत श्रमिक, बहुत लेबर की जरूरत होती है। तो ऐसी चीजों को रोपण कृषि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि चावल की कृषि किस प्रकार की कृषि, देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया, किस ऋतु का उदाहरण है, वर्षा ऋतु या मानसून कृषि? आंसर दे दिया क्या आपने? आंसर दे दिया आपने, यही थोड़ा सा दिक्कत करता है हमको। ठीक है, मतलब क्वेश्चन है कि चावल की कृषि जो है वो किस प्रकार की ऋतु, किस प्रकार कृषि, किस ऋतु, आप ये देख सकते हैं किस ऋतु का उदाहरण है। चावल की कृषि किस प्रकार की कृषि ऋतु का उदाहरण है, किस प्रकार की कृषि ऋतु का उदाहरण है। तो इसमें आंसर दिया हुआ है, ये जो चावल की कृषि है ये वर्षा ऋतु या मानसून कृषि का उदाहरण है। जो चावल की खेती की जाती है वो मानसून के समय में की जाती है। इस समय जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं, आज कितनी तारीख है, 29 जून है ना, 29 जून है। तो ये मान करके चलो बच्चों कि इस समय से अपने भारतीय खेतों में जहाँ पर चावल की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है, जैसे बंगाल है, बिहार है, इन जगहों पर अब धान के बीजे डालना शुरू कर दिया गया होगा और उसको 1 महीने बाद फिर उसे उखाड़ करके फिर से रोपा जाता है, मतलब इसकी 2 बार बुआई होती है। तो चावल की जो कृषि है वो मानसून ऋतु की कृषि है, या कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु की फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में अप्रैल से जून के मध्य काटी जाने वाली एक फसल का नाम लिखिए। तो वो गेहूं है, आंसर भी दे दिया है सर आपने, इसका आंसर गेहूं है। ठीक है, भारत में जो है अप्रैल से जून के बीच में, अप्रैल से जून के मध्य में, आपने देखा होगा या जब छुट्टियां हो जाती हैं, बोर्ड एग्जाम के पेपर ऊपर खत्म हो जाते हैं, तो आप लोग कभी अपने गांव घूमने गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि अप्रैल में वहां पर गेहूं काटा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है किन्हीं 2 जायद फसलों के नाम लिखिए। जायद की फसल जो होती है, इसको समझ लीजिए बच्चों, जायद की फसल क्या होती है। जायद की फसल जो होती है मानसून फसल और ये जो अपना गेहूं की फसल है, मतलब ठंडी की फसल के बीच में। जायद की फसल लगभग इस समय आप देख सकते हैं कि जैसे बाजार में इस समय खरबूजा आ रहा है, खीरा आ रहा है, तरबूज आ रहा है। तो ये जो फसलें होती हैं ये जायद की फसलें होती हैं। जायद की फसलों की मुख्य विशेषता ये होती है कि इससे किसान लोगों की आय होती है, मतलब ये मुख्य रूप से इनसे किसान जो होता है वो पैसा कमा लेता है, धन अर्जित करता है, इनको बेचा जा सकता है। ठीक है, तो जायद की फसलों में आ जाती है तरबूज कह सकते हैं, ठीक है, तरबूज कह सकते हैं, खरबूज कह सकते हैं, खीरे हो सकते हैं। ठीक है, और सब्जियां भी आती हैं, इसमें सब्जियां भी आती हैं। इस समय अगर आप अपने गांव के आसपास है, जून का महीना चल रहा है, वीडियो जिस समय बन रही है जून का महीना, इस समय अगर आप आसपास में होंगे तो आपने देखा होगा खेतों से इस समय सब्जियां कट रही हैं। और खरबूज तरबूज तो खैर अब चले गए हैं, लेकिन खीरे अभी मार्केट में आ रहे हैं। तो ये 2 जायद फसलों के नाम है जिसमें आता है तरबूज, खरबूज, खीरे और सब्जियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि महानदी पर निर्मित एक प्रमुख बांध का नाम बताइए।
तो महानदी पर निर्मित एक प्रमुख बांध का नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो महानदी पर निर्मित है। महानदी पर निर्मित एक प्रमुख बांध का नाम है हीराकुंड बांध। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का नाम बताना है आपको। ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में आया है। ये आपका नोएडा में स्थित है। ये आपका नोएडा, उत्तर प्रदेश नोएडा में स्थित है। क्या नाम सर बताया था आपका आपने इसका? STPI जिसे बोलते हैं, जिसे STPI मतलब इसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, नोएडा में। उत्तर प्रदेश में स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का नाम है, जो नोएडा में स्थित है, उसका नाम है STPI, जिसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में स्थित एक प्रमुख समुद्री पत्तन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए। तमिलनाडु में स्थित एक समुद्री पत्तन का नाम आपको बताना है, और इस पत्तन का नाम है B.O चिंदबरनार, ये इसका नाम है, जिसे तूतीकोरन के नाम से भी जानते हैं, जिसे तूतीकोरन के नाम से भी जानते हैं। तमिलनाडु में स्थित एक प्रमुख समुद्री पत्तन का जो नाम है, उसका नाम है B.O चिदबरनार, जिसे तूतीकोरन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व पश्चिम गलियारे का सबसे पूर्वी तट टर्मिनल का नाम, स्टेशन बताइए। उस स्टेशन का नाम है, इसका आंसर है सिलचर। इसका नाम सिलचर है, जो असम में है, जो असम में स्थित है, और ये गुजरात तक चला जाता है। पश्चिम में गुजरात तक जाता है, पूर्व में असम में सिलचर से है। पूर्वी टर्मिनल का नाम सिलचर, असम से गुजरात तक ये चला जाता है, पश्चिमी गलियारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये अब आपका राजनीति शास्त्र से स्टार्ट हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस से, आपका पॉलिटिकल की किताब से आ रहा है। ये पॉलिटिकल, ये आपके पॉलिटिकल की बुक से आ रहा है, राजनीति शास्त्र से। राजनीतिक दल के कार्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। राजनीतिक दल के जो काम होते हैं वो क्या काम होते हैं, इनको पढ़िए, और इनमें जो आपको सबसे सही लगता है उसको आप टिक कीजिए। पहला, राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते, राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सही है, ये भी सही है। आपने देखा होगा जब चुनाव चलता है तो राजनीतिक दल मंचों पर आते हैं, उनके नेता आते हैं, भाषण करते हैं और किसी विशेष मुद्दे को जनता के बीच में डालते हैं और उनके दिमाग को घुमाते हैं और उस मुद्दे पर जनता के मत को एकत्रित करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं। ठीक है। राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं, ये भी बात सही है। जब कभी वो चुनाव में हार जाते हैं, जो दल चुनाव जीत गया वो तो सरकार बना लेता है, लेकिन जो दल चुनाव हार जाता है वो विपक्ष की भूमिका निभाने लगता है। ठीक है। तीसरा क्या है, राजनीतिक दल, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा, राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों को जनता के सामने रखते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। राजनीतिक जब चुनाव लड़ने से पहले जो भी उनकी नीतियां होती हैं वो पहले जनता के बीच में आकर के रखते हैं कि अगर आप हमें चुनाव जिताते हैं तो हम आपके लिए ये काम करेंगे। वो अपनी नीतियों को जनता के पास रखते हैं। उसके लिए आप लोगों ने देखा होगा वो अपना आप एक तो क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है,
अपना मैनिफेस्टो भी उतारते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो आने वाले 5 सालों में वो उनकी मैनिफेस्टो में क्या क्या है वो देश के लिए, चाहे राज्य की और देश की जनता के लिए क्या क्या करेंगे, वो मैनिफेस्टो भी उतारते हैं। तो विकल्प ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। राजनीतिक दल विदेश नीति बनाते हैं, ये बात थोड़ा कम समझ में आती है। राजनीतिक दल विदेश नीति बनाने के लिए संसद में जाना जरूरी हो जाता है। वहां पर सभी दलों के नेता बैठ करके चर्चा करते हैं कि किसी मतलब अपने दूसरी कंट्री है उसके प्रति हमारे देश का क्या रवैया होगा, चाहे उस देश का हमारे प्रति क्या रवैया है, इस पर बैठ करके बहस होती है, तब कोई विदेश नीति तैयार होती है। तो इसमें से विकल्प ए ही सही है, जिसमें 1, 2 और 3 सही है। ये बात बिल्कुल सही आती है। इतनी जो मैं आपको भूमिका या जो मैं आपको व्याख्या एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इतनी एक्सप्लेनेशन आपको पाने के लिए आपको अपनी किताब का संपूर्ण अध्ययन करना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात बता दें कि इस बार जो एनसीईआरटी की किताब है सचमुच बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है और उसको पढ़ करके आपको इंटरेस्ट पैदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बच्चों का थोड़ा एसएसटी में कम मन लगता है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को आंसर के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देते चले जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें देखिए 3 चीजें आ रही हैं। एक, इसको समझिए, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, बाकी बचे विषय हैं। अब इसमें सूचियां हैं, तो पहले आप सूचियों के बारे में समझ लीजिए कि सूचियां होती क्या है। संघ सूची का मतलब होता है इस सूची में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है। केंद्र सरकार का मतलब होता है कि जो केंद्र में राज्य करती है। जैसे इस समय आपको मालूम है कि केंद्र में कौन सी सत्ता चल रही है, तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी सूची आती है। तो केंद्र के अंतर्गत सूचियां आती हैं, जैसे रेलवे है ना, बड़े बड़े जहाज है, समुद्री जहाजों वाला कार्यक्रम है, पोस्ट ऑफिस है, बीएसएनएल है, टेलीफोन है ना। तो ये सब सूचियां मतलब किस में आती हैं, संघ सूची में आती है। राज्य सूची में जो आती है वो आती है, पुलिस आती है, कृषि आ जाती है, ठीक है, और इस टाइप की सूचियां जो होती है वो राज्य सूची में आती है। ठीक है, तीसरा आता है समवर्ती सूची। इसमें जैसे नगर पालिका है, तो ये तीसरा लेवल हो जाता है। नगर पालिका है और क्या कहते हैं, वार्ड है, ठीक है, गोद लेना है। राज्य सूची में पुलिस भी आती है, ध्यान रखिएगा, पुलिस राज्य सूची में आती है। ठीक है, और इसमें समवर्ती सूची में गोद लेना है ना, नगर निगम है, वार्ड है, ये सब चीजें जो होती है समवर्ती सूची में आती हैं। इनका डिटेल जो है, जब इसके क्वेश्चन मैं आपको लिखाना शुरू करूंगा शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें ये प्रश्न आया है बोर्ड एग्जाम में, तो जब मैं उनके आंसर आपको लिखाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि संघ सूची में कौन कौन से आते हैं, राज्य सूची में कौन कौन से आते हैं, और समवर्ती सूची में कौन से आते हैं और विशेष क्या है। तो यहां से आ जाते हैं। देखिए, संघ सूची में आता है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा मतलब कि देश की सेना के बारे में क्या नियम चलेगा, कैसे उसको फंड मिलेगा, क्या खर्चा होगा, ये सब चीजें संघ सूची में आती है। तो ये ए के लिए हो जाएगा। ठीक है, राज्य सूची में पुलिस आती है, ये बी के लिए हो जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची में गोद लेना आ जाता है, ये सी के लिए हो जाएगा। ठीक है, और बाकी विषय जो है ये डी में आ जाएंगे, जो बाकी विषय। तो आप देख लिए क्या हो गया, ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ है, ए फोर्थ पर है, बी किस पर है, बी फर्स्ट पर है, बी का फर्स्ट है, ठीक है, और सी का थर्ड है, सी का थर्ड है, और डी का सेकंड है, डी का सेकंड है। तो आप इसमें देख लीजिए, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का सेकंड।
इसका मतलब इसका ऑप्शन सी सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसकी डिटेल जो है ये आप हमारे, जब मैं आप लोग को क्वेश्चन से लिखाना शुरू करूंगा तो उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, श्रीलंका में 1956 के कानून, ये कानून लिखा है, 1956 के कानून में निम्नलिखित में से कौन से बदलाव ने गृह युद्ध की संभावना को जन्म दिया? 1956 में कौन सा कानून बदल दिया गया था जिसके कारण श्रीलंका में गृह युद्ध का मतलब होता है उस देश में रहने वाले लोग अल्पसंख्यक हो सकते हैं, बहुसंख्यक हो सकते हैं, ये लोग आपस में ही लड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। तो उसमें हो गया था कि जब सिंघली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। विशेष बात यह है कि श्रीलंका में दो प्रकार की भाषा चलती है, एक सिंघली चलती है और दूसरी तमिल चलती है। ठीक है, तो सिंघली भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 80% है। ठीक है, और इनको बोलने वालों की, तमिल बोलने वालों की संख्या लगभग 18% है। ठीक है, इस तमिल भाषा में कुछ लोग, कुछ श्रीलंकाई तमिल है और कुछ अपने देश से भी गए हुए तमिल लोग हैं जो वहां पर जाकर के तमिल भाषा का बोलते हैं। लेकिन वहां पर क्या कर दिया गया था 1956 में कि सिंघली भाषा कोई राजभाषा घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण वहां पर गृह युद्ध छिड़ गया था और यह गृह युद्ध बहुत लंबा चला था। और इसी गृह युद्ध के कारण अभी आप इतिहास पढ़ेंगे तो इसी में अपने देश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और क्या कह सकते मॉडर्नाइजेशन, अपने भारत में मॉडर्नाइजेशन को लाने वाले प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या भी इसी तमिल के लोगों द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? कौन सा देश? तो यह देश है बेल्जियम, यह देश है बेल्जियम। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इस देश की, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये भी एसएसटी में दी गई है कि आप जब बेल्जियम के देश की कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे वहाँ के लोगों ने मिल करके, एक साथ मिल करके अपने देश को संघ बना लिया। ठीक है, वहाँ की जब मतलब संविधान को आप पढ़ेंगे, और संविधान को क्या पढ़ेंगे कि इसका संविधान किस तरीके से लिखा गया और कैसे लोगों को एकजुट किया गया और कैसे ये उनको विश्वास दिलाया गया कि इस देश में रहने वाले सभी लोग एक समान हैं और एक तरीके के हैं। तो इसमें एक छोटी सी कहानी खलील की भी आती है। इस कहानी को मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे डाल दिया था, तो आप हमारे फेसबुक अकाउंट पर भी जा करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट अनिल चौधरी KDLM के नाम से चलता है, वहाँ पर भी आप हमें जा करके इन क्वेश्चन को देख सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इसकी SST की किताब को पढ़ करके हमने खलील का उदाहरण वहाँ पर, खलील की कहानी को वहाँ पर व्यक्त किया है। तो आप भी अपने SST की किताब से खलील की कहानी को पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, अगला आ रहा है कि वैश्वीकरण, इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन ठीक है, के संदर्भ में कुछ देश आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाते हैं। आयातित मतलब जो उनके देश में आती है, शुल्क लगाते हैं। विकल्पों में से कौन सा कारण एकदम सही है? वो एक्चुअली में मुक्त व्यापार को समर्थन देने के लिए, मुक्त व्यापार को, ओपन बिजनेस को समर्थन देने के लिए कुछ वस्तुओं पर वो आयात शुल्क लगाते हैं। इसको आप इस तरीके से जान सकते हैं, जैसे अभी कुछ दिनों पहले ये शब्द बहुत तेज चर्चा में चल रहा था, जिसे टैरिफ के नाम से जान रहे थे। ठीक है, जैसे अमेरिका ने भी तबाही मचा रखी थी भारत के कुछ देश, कुछ वस्तुओं पर, कुछ क्या लगभग सभी वस्तुओं पर, किसी पर 50%, किसी पर 100%, 70% टैरिफ धड़ाधड़ लगाई जा रहा था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए को ही स्वीकार क्यों किया जाता है?
विनिमय मतलब होता है लेन देन, विनिमय होता है लेन देन के लिए। भारत में रुपए को ही क्यों स्वीकार किया जाता है? क्योंकि इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया है। नहीं, गलत है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार, क्योंकि इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है, बी सही है। क्योंकि इसे भारतीय स्टेट बैंक नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय कोई भी काम जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा जाता है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देखा जाता है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नहीं देखा जाता। ठीक है, क्योंकि इसे क्या क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है, इसीलिए रुपए को ही विनिमय के लिए स्वीकार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कमांड होता है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कुछ कंपनियां होती हैं जो निजी होती हैं, जैसे टाटा स्टील है, रिलायंस है ना, और महिंद्रा है। ये सब चीजें जो होती हैं वो निजी स्वामित्व वाली होती हैं, मतलब इनका अपना प्राइवेटाइजेशन होता है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं उस पर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है, जिसमें रेलवे है। ठीक है, जिसमें इसमें आ रहा है अपना भारतीय रेलवे। ठीक है, तो ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, जिसमें भारतीय गवर्नमेंट, भारतीय सरकार का होता है। बिरला सीमेंट ये निजी है, निजी स्वामित्व वाली है। टाटा भी निजी स्वामित्व वाली है, रिलायंस भी निजी स्वामित्व वाली है, इसके अपने मालिक होते हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का जो होता है वो सरकारी होती है और उस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, श्रीमती दीप्ति एक्स देश, मतलब किसी देश की निवासी है। श्रीमती दीप्ति जो है किसी देश की निवासी है, उनका देश एक विकसित देश है, उनका देश जो है एक विकसित देश है। उसके देश की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता होगी? अगर उनका देश विकसित है तो इन चारों में से उनके देश की एक विशेषता कौन सी मुख्य होगी? तो होगी उच्च शिशु दर। नहीं, ये तो गलत है। वहां पे बच्चों की मरने की संख्या अपने देश की तुलना में बहुत कम हो जाती है। 1000 शिशु मृत्यु, कोई भी मृत्यु दर चाहे जन्म दर जो होती है प्रत्येक 1000 बच्चों पर तय की जाती है। ठीक है, तो अपने यहाँ शिशु मृत्यु दर जो है विकसित देशों की तुलना में ज्यादा है। उच्च प्रति व्यक्ति आय, ये सबसे अच्छी बात है कि वहां पर कोई भी विकसित देश जो होता है वहां पर प्रति व्यक्ति की जो औसत आय जो होती है वो विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति औसत आय की दर से बहुत ऊंची होती है। इसीलिए वहाँ के लोग बहुत अमीर और सुविधा संपन्न होते हैं, किसी भी चीज को बहुत आसानी से वो लोग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, निम्न साक्षरता दर, ये तो हो ही नहीं सकती, पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, वहाँ पे साक्षरता दर भी बहुत ऊंची होती है। निम्न निवल उपस्थिति अनुपात, ये तो चीज समझ में ही नहीं आ रही, तो इसको जरूर, सबसे अच्छी बात है कि उच्च प्रति व्यक्ति आय जो होती है वहां पर अच्छी होती है, तो इसका ऑप्शन भी सही है। ठीक है, अगला रहा है, नीचे दो कथनों का भी कथन ए और कारण आर के रूप में अंकित किया गया है, मतलब स्टेटमेंट ए और रीजन आर के रूप में अंकित किया गया है। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कि कृषि उत्पादन से संबंधित क्रियाओं को तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, ये बात सही है। तृतीय क्षेत्र कौन होते हैं? प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो प्रथम क्षेत्र में आता है कृषि, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं जो कृषि से उत्पादन वाले कच्चे माल है, वहां से उनका सामान बनाया जाता है, वहां उनका सामान बनाया जाता है। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र होते हैं। तृतीय क्षेत्र में आते हैं वाहन, जो इन चीजों को दूसरे राज्यों, दूसरों कंट्री, दूसरे स्थानों पर पहुंचाते हैं, इनको सेवा क्षेत्र भी कह देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं। प्रथम क्षेत्र में एकदम दिमाग में रख लीजिए, कृषि आता है जिसमें कच्चे माल का उत्पादन होता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? कृषि से उत्पादित क्षेत्रों द्वारा कच्चे मालों का उपयोग करके वस्तुओं का निर्माण होता है। और तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, इसमें इन वस्तुओं को दूसरे राज्यों, शहरों और दूसरे देशों तक में पहुंचाया जाता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, सही है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, यह भी बात सही है।
तो इसका ए ऑप्शन सही है। कारण अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ये जो कृषि के उत्पादन है वो तृतीय क्षेत्रक में सम्मिलित किए जाते हैं, और तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। सही है। इसमें देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। इसमें जो ग्राफ दिया गया है, चाहे जो बॉक्स दिए गए हैं, ये टेबल दिया गया है, इसको अध्ययन कीजिए और जन्म के समय संभावित आयु के आधार पर राज्यों को निम्न से उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न से मतलब पहले सबसे कम फिर ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो बहुत आराम से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे छोटा जो आयु क्रम है वो कौन सा है? 68.2 है, बिहार। कहां से आ रहा है? ये कहां बना है मैंने? ये देखिए, ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है। यहां पर 2 ना होकर के 9 है, 68.9 है। ठीक है, तो निम्न से उच्च पर जाएंगे तो निम्न से उच्च पर पहला उड़ीसा आ रहा है, पहला उड़ीसा आ रहा है, निम्न में है। फिर उसके ऊपर बिहार जा रहा है, फिर इसके ऊपर हरियाणा जा रहा है, और सबसे अंत में केरल है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। उड़ीसा बिहार हरियाणा केरल, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और जन्म के समय संबंधित आयु, मतलब इस राज्य में लोगों की जो आयु है, संबंधित आयु है, लगभग इतने वर्ष तक की है। बिहार में लोग लगभग 68.9 वर्ष तक जीवित रहते हैं जो उनकी आयु है। उड़ीसा में 68.4 है। ठीक है, लगभग 70 ये मान सकते हैं। केरल में लगभग 75 है, और हरियाणा में भी लगभग 70 के आसपास चल रही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप लोग को लग रहा है कि हमारी तरफ से आपको एसएसटी के जो एमसीक्यू मिल रहे हैं वो सचमुच बहुत अच्छे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में काम आ सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। हमारे एमसीक्यू बताने से बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप रोज 4 से 5 पेज प्रत्येक अपनी एसएसटी की बुक को पढ़ते चले जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम तक आते आते आप अपनी चारों किताबों को ख़त्म कर सकते हैं, और आपको यूट्यूब क्या, फिर आपको किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप खुद ही अपने सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं देने लगेंगे। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।